एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। ये काफी इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस आ रखे और ट्रिकी नहीं होते, पर यस क्योंकि हम इतना 12th के टाइम पे आई गेस इतना ध्यान नहीं दिया था, इस वजह से थोड़ा बहुत जो क्वेश्चंस हम करते हैं वो गलत हो जाते हैं। नाउ एक चीज याद रखना रिलेटेड टू योर एडमिट कार्ड एंड टाइमिंग ऑफ एंट्री, जो भी टाइमिंग ऑफ एंट्री आपके एडमिट कार्ड पे लिखा है प्लीज उसको फॉलो करो। और मैंने 4 to 6 बेशक आपको बताया था, बट जब मैंने एग्जाम दिया था तब वो 4 to 6 का टाइमिंग था। इस साल चेंज हो गया होगा, मेरे पास कोई एडमिट कार्ड नहीं है तो मैं आपको उसमें देख के नहीं बता सकती, पर आप अपना एडमिट कार्ड देखना और जो भी उसमें आपका टाइमिंग दे रखा है प्लीज अडहायर टू दैट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, काफी सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि कैलकुलेटर आपको लेके जाना पड़ेगा या फिर वहां पे होगा, या फिर लॉग टेबल्स वगैरह वो प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे। वो आपको कुछ भी नहीं प्रोवाइड करेंगे एक्सेप्ट फॉर दोज 5 शीट्स जो कि मैंने आपको बताया था पहले भी। तो वो आपको 5 शीट्स देंगे रफ वर्क के लिए। पेन आपको अपना लेके जाना पड़ेगा। कैलकुलेटर इनबिल्ट रहता है आपके सिस्टम के अंदर, राइट हैंड साइड कॉर्नर में आपके पास कैलकुलेटर होता है और आप जो भी कैलकुलेशंस हैं वहां पे कर सकते हो। मैंने लास्ट ईयर ही एग्जाम दिया है तो मेरे टाइम पे कैलकुलेटर था, मुझे अच्छे से याद है। अगर इस साल सपोज नहीं है कैलकुलेटर तो क्वेश्चंस भी आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं जिसमें कि कैलकुलेटर की जरूरत आपको ना पड़े। ई की वैल्यू या फिर लॉग वगैरह, इन सब की जो वैल्यूज हैं वो आपको नहीं पुट करनी होंगी। कुछ इसी टाइप के वो क्वेश्चंस आपको बना के देंगे, पर ऐसे क्वेश्चंस अगर वो देने लग गए ना तो काफी इजी हो जाएगा जो मैथ्स वाला पार्ट है। तो अगर मतलब आपका कैलकुलेटर आई गेस वहां पर होगा ही, मेरे टाइम पे था, आई एम वेरी श्योर। नाउ यही 2 डाउट्स थे ज्यादातर लोगों के कि कैलकुलेटर है या नहीं है। तो मेरे टाइम पे कैलकुलेटर था एंड मुझे लगता है कि आपके टाइम पे भी होगा। अगर नहीं होता ना तो फिर क्वेश्चंस उस टाइप के आपको बहुत इजी देंगे वो, और वो इतने इजी क्वेश्चंस देने वालों में से नहीं है। नाउ वी स्टार्ट विथ प्रोडक्शन फंक्शन। तो सबसे पहले प्रोडक्शन क्या होता है, तो जब भी हम कुछ इनपुट यूज करके, नाउ इनपुट क्या हो सकता है आपका रॉ मटेरियल, लैंड, लेबर, कैपिटल, प्लांट, मशीनरी, इनको यूज करके आप आउटपुट में इनको ट्रांसफॉर्म करते हो। इस पूरे प्रोसीजर को हम कहते हैं प्रोडक्शन। नाउ प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है आपका? प्रोडक्शन फंक्शन एक फंक्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स फॉर अ गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। नाउ यहाँ पे इसका क्या मतलब है, जैसे सपोज जो आपका आउटपुट है उसको डिनोट कर रहे हो आप OX से, तो OX इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन ब्रैकेट ओपन, जितने भी आपके इनपुट्स हैं बीच में, सपोज I1, I2, I3 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे आप इसको रीड कैसे करोगे, मतलब इस कि एक पर्टिकुलर आउटपुट बनाने के लिए मैक्सिमम कितना यूनिट्स ऑफ, सपोज आपके पास 2 ही इनपुट थे, एक था आपके पास लेबर और एक था आपके पास कैपिटल। तो लेबर को हम डिनोट करें L से और कैपिटल को करें K से, तो आप कैसे लिखोगे? OX इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप L ब्रैकेट कॉमा K ब्रैकेट क्लोज। तो कुछ इस टाइप से आप इस फंक्शन को लिखते हो। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर आउटपुट बनाने के लिए आपको कितनी यूनिट्स ऑफ इनपुट की जरूरत है। तो आप 2 तरीके से इसको रीड कर सकते हो कि मैक्सिमम कितना इनपुट आपको जरूरत पड़ेगी एक आउटपुट क्रिएट करने के लिए, या फिर आप इसको कह सकते हो कि एक आउटपुट मतलब मिनिमम कितनी यूनिट्स के अंदर आपका एक आउटपुट बनकर तैयार हो जाएगा। नाउ इसके बाद जो पार्ट है इसके अंदर वो है आपका लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन। अब जब हम लॉन्ग रन और शॉर्ट रन की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि 1 ईयर या फिर 2 ईयर। तो ये डिपेंड करता है फ्रॉम फर्म टू फर्म, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। जैसे सपोज हो सकता है कि जो स्टील इंडस्ट्री है उसके लिए 10 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है वो भी एक शॉर्ट टाइम पीरियड हो, वेयर एज एक सपोज जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है, जो आपके मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए 1 साल का भी टाइम लॉन्ग रन
हो सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है इस पर्टिकुलर एरिया में डे टू डे चेंज होती रहती है। वेरा स्टील इंडस्ट्री की हम बात करें तो वहां पे इतने चेंजेस नहीं आते हैं। नाउ शॉर्ट रन क्या होता है आपके पास, इस पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड है आपका, इसमें आप अपने जो इनपुट्स हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखते हो। एक होता है आपका वेरिएबल फैक्टर और एक होता है आपका फिक्स्ड फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर वो होते हैं जिनको आप चेंज करके थोड़ा बहुत अपना जो आउटपुट है उसको मतलब बदल सकते हो। पर जो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं आपके, जैसे प्लांट, मशीनरी और या फिर लैंड, बिल्डिंग, ये सारी चीजों को आप छोटे से टाइम पीरियड में नहीं चेंज कर सकते हो। वेराज आपका जो रॉ मटेरियल है या फिर स्टॉक है, इन्वेंट्री है, ये सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो। तो ये हो गया आपके पास शॉर्ट रन। नाउ वी कम टू लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में आपके जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे ही वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सारे ही वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर आप चीजों को चेंज कर सकते हो, आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर कोई चेंज आ रहा है, आप अपने प्लांट का साइज इंक्रीज कर सकते हो, आप डाइवर्स कर सकते हो अपने बिजनेस को। तो काफी सारी जो ये चीजें हैं आप वो कर सकते हो। तो शॉर्ट रन में आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वेरिएबल फैक्टर्स, फिक्स फैक्टर्स। वेयर एज लॉन्ग रन के अंदर आपका जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सारे के सारे आपके वेरिएबल होते हैं और आप उनको चेंज कर सकते हो। नाउ जब हम फंक्शनल रिलेशनशिप की यहाँ पे बात करते हैं प्रोडक्शन की, तो यहाँ पर हम कोई मॉनेटरी टर्म्स में बात नहीं कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे कोई आपका मैं रुपीज इन सब चीजों में नहीं बताऊंगी कि कितने पैसे लगेंगे उसको बनाने में या क्या चीज है, इस तरीके से यहाँ पर कुछ भी नहीं है। नाउ इसके अलावा अगर हम प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करें तो शॉर्ट रन के अंदर मेनली डिमांड ज्यादा एक्टिव रहती है एज कंपेयर टू सप्लाई। सप्लाई आप चेंज नहीं कर सकते हो शॉर्ट रन के अंदर। मतलब ये नहीं है कि अगर अभी आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 80% है तो आप 2 दिन के अंदर उसको 100% अचीव कर लो। ओके, तो शॉर्ट रन के अंदर डिमांड का ज्यादा रोल होता है। लॉन्ग रन के अंदर दोनों डिमांड और सप्लाई इक्वल रोल प्ले करती हैं प्राइस डिटर्मिनेशन के अंदर। नाउ जो मैं आपसे कह रही थी कि प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो इकोनॉमिकल नहीं है यहाँ पे नेचर में, क्योंकि वो जो वैल्यूज है, मतलब क्या प्राइस है उनका, ये सब चीजें वो इनपुट या आउटपुट की नहीं देखता है। और हम ये भी मान के चलते हैं कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो सिर्फ टेक्निकली जो एफिशिएंट मेथड्स हैं प्रोडक्शन के, सिर्फ वो ही मतलब इंक्लूड करता है, क्योंकि कोई भी जो रैशनल एंटरप्रेन्योर है वो जो आपके इनएफिशिएंट मेथड्स हैं उनको कभी भी फॉलो नहीं करेंगे। नाउ वेरिएबल फैक्टर्स, फिक्स फैक्टर्स, आपको पता होगा कि जो चेंज हो सकते हैं शॉर्ट रन के अंदर वो है आपके पास वेरिएबल फैक्टर्स, और जो नहीं हो सकते हैं चेंज शॉर्ट रन के अंदर वो है आपके पास फिक्स्ड फैक्टर्स। नाउ टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन हम देखेंगे तो एक होता है हमारे पास शॉर्ट रन प्रोडक्शन, एक होता है हमारे पास लॉन्ग रन प्रोडक्शन। नाउ इससे पहले ये वाला पार्ट आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट आपको पता है कि एक पर्टिकुलर गुड को प्रोड्यूस करने में कितना क्वांटिटी ऑफ आउटपुट आपका इनपुट लगा है, वो हो जाएगा आपके पास टोटल प्रोडक्ट। एवरेज क्या होता है कि जितना लगा है टोटल डिवाइडेड बाय यूनिट, मतलब आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। मार्जिनल प्रोडक्ट आपके पास क्या होता है कि जब भी आप 1 एडिशनल यूनिट एम्प्लॉय करते हो वेरिएबल फैक्टर की, तो उसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से सुनना। अब आता है आपके पास लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है आपका, पहले रीड कर देती हूँ फिर बता देती हूँ। स्टेट्स दैट as we increase quantity of only one input, keeping other inputs fixed, total product initially increases at a increasing rate, then at a decreasing rate and finally at a negative rate। तो ये क्या कहना चाह रहा है आपसे कि बाकी सारी जो इनपुट्स हैं वो आपके फिक्स रहेंगे। आप कोई एक इनपुट की जो क्वांटिटी है आपने उसको इंक्रीज किया, तो जो आपका टोटल प्रोडक्ट है ना वो पहले तो
राइज होगा और इंक्रीजिंग रेट पे राइज होगा, जैसे पहले 5 था, फिर 10 हुआ, फिर 15, फिर 20, उसके बाद राइज तो होगा पर वो डिक्रीजिंग रेट पे होगा। जैसे 20 पे आ गए, उसके बाद वो हो गया सपोज 24, फिर उसके बाद हो गया 26। तो अगर आप ओवरऑल देखो तो ये बढ़ तो रहा है, पर पहले 5 यूनिट्स से इंक्रीज हो रहा था, अब क्या हुआ, पहले 24 हुआ तो 4 यूनिट्स हो गए, फिर 26 हुआ तो अब सिर्फ 2 यूनिट से बढ़ा, और एट द एंड वो डिक्लाइन होने लग जाएगा। नाउ इसके अंदर आपके 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहले फेज को हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर में क्या होता है, आपका जो टीपी है वो इंक्रीज होता है एट इंक्रीजिंग रेट, और एमपी भी इंक्रीज होता है। उसके बाद आता है आपके पास डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इसमें क्या होता है, टीपी इंक्रीज तो होता है पर डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज होता है, एमपी फॉल होता है, मतलब जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो आपका अब गिरने लग जाएगा, पर अभी तक वो पॉजिटिव ही है। लास्ट इज योर नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इसमें क्या होता है कि जो टीपी है वो फॉल होगा और जो एमपी है वो आपका नेगेटिव हो जाता है। नाउ इस पूरे चीज से आपके पास ना कुछ रिलेशनशिप बनती है, तो रिलेशनशिप मैं आपको अभी बताऊंगी बिटवीन टीपी एंड एमपी। तो जब हम बात करते हैं, जब आपका जो टीपी है वो राइज होता है इंक्रीजिंग रेट पे, तो आपका एमपी भी इंक्रीज होता है। उसके बाद सेकंड, जब आपका टीपी राइज होता है डिमिनिशिंग रेट पे, तो एमपी फॉल होता है पर वो पॉजिटिव रहता है। उसके बाद है आपके पास जब टीपी फॉल होता है तो एमपी भी जो है वो नेगेटिव हो जाता है। जिस वक्त टीपी मैक्सिमम होता है, आपका टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, उस वक्त मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होता है। तो जिस वक्त आपका टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है उस वक्त मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होता है। नाउ कुछ रिलेशनशिप है बिटवीन एपी एंड एमपी। तो जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एपी तो आपका एपी इंक्रीज होगा। तो मार्जिनल प्रोडक्ट बड़ा है, एवरेज प्रोडक्ट छोटा है, तो उस वक्त एपी इंक्रीज होगा। जिस वक्त मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट, उस वक्त एपी कांस्टेंट हो जाएगा और वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होगा। ओके, जिस वक्त ये दोनों चीजें जो है वो इक्वल हैं। लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट चीज है कि आपका एमपी छोटा है एपी से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब एपी फॉल होने लग जाएगा, और जैसे ही आपका एमपी नेगेटिव होने लग जाता है तो आपका जो एपी है वो पॉजिटिव रहता है पर फॉल होता है। नाउ इनके ना कुछ और भी नेम्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो इसको हम लॉ ऑफ रिटर्न्स भी कहते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर्स भी कहते हैं, रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर भी कहते हैं। आता है आपके पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स को आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट भी कहते हो। नाउ इसके अलावा जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके, जैसे वो आपको बोलेंगे कि सप्लाई कर्व है और सप्लाई डिक्रीज हो गई है और डिमांड इंक्रीज हो गई है, तो अब जो इक्विलिब्रियम प्राइस है या फिर क्वांटिटी है वो फॉल होगी या राइज होगी। तो इस वाले केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि वहां पे ना एक छोटा सा डायग्राम बना लेना। आपको पता है कि जो आपका सप्लाई कर्व होता है वो कुछ ऊपर की तरफ जाता है, ओके, और जो डिमांड कर्व है वो नीचे की तरफ जाता है। तो अगर उन्होंने कहा कि जो आपका डिमांड है वो डिक्रीज हो गया, दैट मीन्स कि वो शिफ्ट होके आपका लेफ्ट में आ जाएगा। एंड सपोज उन्होंने कहा कि जो सप्लाई कर्व था वो सप्लाई है वो इंक्रीज हुई, तो सप्लाई कर्व जो भी ऐसे था वो शिफ्ट होके ऊपर चला जाएगा। अब आप उसमें देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, एंड आई गेस प्राइस का क्या चेंज आएगा, मतलब आपको उस डायग्राम से पता चल जाएगा कि क्या चेंज आ रहा है या क्या नहीं आ रहा है। तो आप एक छोटा सा डायग्राम बना लेना। और काफी सिचुएशन में ऐसे भी दे देते हैं कि डिमांड जो है आपकी वो फिक्स रहती है, सिर्फ सप्लाई चेंज हो जाएगी, या फिर सप्लाई आपकी फिक्स रहेगी, डिमांड चेंज हो जाएगा। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो उसको प्लीज डायग्राम बना लेना और उसके बाद ही उसे सॉल्व करना, क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन होता है और स्कोरिंग क्वेश्चन होता है। अगर आपके पास आपकी माइक्रो की बुक है तो उसमें तो एक चैप्टर में आई गेस लास्ट ही चैप्टर है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, उसके अंदर ना पूरा ये दे रखा है
कि जब डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा, पर वो याद करना थोड़ा सा ना डिफिकल्ट है, और आई डोंट थिंक कि इतना कुछ काम है कि आप पूरा उसको रटो, क्योंकि आप वो डायग्राम बहुत इजीली ना उसी वक्त आप बना सकते हो। तो आप वहां पर इस डायग्राम को बना के देखना और आपका काम हो जाएगा। नाउ प्रोडक्शन वाला जो चैप्टर था उसमें 12th की बुक में इतना ही है। नाउ वी मूव ऑन टू मैथ्स का थोड़ा सा पार्ट, जो कि आई गेस इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स में से ना मैट्रिसेस का पूछ लेते हैं वो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में से। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस अगर हम करें तो अराउंड 8 होती है। तो सबसे पहला होता है हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होता है आपका हॉरिजॉन्टल, ओके। कॉलम्स में क्या होगा इस तरीके से वर्टिकल। उसके बाद यू हैव नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं आपकी मैट्रिक्स के अंदर वो सारे के सारे जीरो हैं। आफ्टर दैट यू हैव स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होती है कि जो m और n का प्रोडक्ट है, मतलब कि नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, या फिर आप कह सकते हो कि जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का प्रोडक्ट है वो आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो जैसे 3x3 की मैट्रिक्स हो, 2x2 की मैट्रिक्स हो, तो ये क्या है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद आता है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ये भी एक टाइप की आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, पर इसमें क्या होता है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, तो डायगोनल क्या हो गया, ये और ये जो क्रॉस बन रहा है आपका वो आपका डायगोनल है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको छोड़ के बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके होंगे जीरो। देन यू हैव स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है आपके पास कि ये भी एक टाइप की डायगोनल मैट्रिक्स ही है, जिसमें कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इक्वल हैं। तो जैसे सपोज यहाँ पर आपका 2 2 2 2 2 2, बाकी क्या है वो उससे मतलब नहीं है, पर जो डायगोनल्स के आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेम हैं। उसके बाद आता है आपके पास यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है आपके पास, ये एक टाइप की स्केलर मैट्रिक्स है हुज डायगोनल एलिमेंट्स इज यूनिटी। तो मतलब कि 1 1 1 इस तरीके से डायगोनल पे है आपका। देन यू हैव कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिनके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल हो, मतलब दो मैट्रिसेस जिनके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है। जैसे 2x3 की ये वाली मैट्रिक्स है और 2x3 की ये वाली मैट्रिक्स है, तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो। देन यू हैव इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस में क्या होता है कि दो मैट्रिसेस थी आपके पास और दोनों के अंदर जो भी आपके एलिमेंट्स थे वो एग्जैक्टली सेम है, मतलब जो इसकी फर्स्ट रो में एलिमेंट्स हैं वो ही इस वाले की फर्स्ट रो में एलिमेंट्स हैं, जो इसके फर्स्ट कॉलम में है वो ही इसके फर्स्ट कॉलम में। तो ये हो जाती है आपके पास इक्वल मैट्रिसेस। नाउ इसके अलावा जो चीज हमें करनी चाहिए, मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करवाया था। मैं आई गेस मुझे तो लग रहा था मैं डिटेल में चली गई थी, आप लोगों का नहीं पता कि आपको ऐसा लगा या नहीं लगा। किसी भी एक्ट में से ना वो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, वो आपको चाहते हैं कि आप उनको बेसिक पता हो, मतलब आप एक ग्रेजुएट हो कॉमर्स के तो आपको थोड़ी बहुत जो चीजें हैं वो पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि स्टार्टिंग से ही एनफोर्सेबल नहीं था बाय लॉ, तो क्या वो एक वैलिड है कॉन्ट्रैक्ट है या फिर वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है वो। तो आपको ये बेसिक जो चीजें हैं वो पता होना चाहिए कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं है बाय लॉ वो वॉइड है, जब से वो बना है तब से ही वो वॉइड है। तो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद ना उसमें काफी जो पूरा आपका बिजनेस लॉ है उसमें काफी सारी एक्ट है, निगोशिएबल एक्ट, ग्रेट्युटी एक्ट, उसके बाद LLP भी अब उसमें ऐड हो गई है, LLP आई गेस 2007, और भी मतलब बहुत सारी एक्ट्स हैं। पर लास्ट जो 2 सालों का मैंने देखा था एग्जाम, उसके अंदर नहीं आया है बाकी एक्ट से कोई भी क्वेश्चन। मेनली जो क्वेश्चंस आए हैं आपके वो आए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से और आए हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से एक क्वेश्चन आता है आपका टाइप ऑफ डिलीवरी का। तो 3 टाइप की डिलीवरीज होती हैं आपके पास, एक होता है एक्चुअल, एक होता है कंस्ट्रक्टिव और एक होता है सिंबॉलिक डिलीवरी। यही 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो उन्होंने पूछे हैं।
सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में से। बाकी भी अगर वो कुछ पूछते हैं ना तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता वो, जितना कि हमें लगता है कि डिफिकल्ट आने वाला है। तो आपको ज्यादा डिटेल्स में मत घुस जाना, क्योंकि आपके पास एक तो टाइम नहीं है, और इतना अगर डिटेल में चले जाओगे ना तो कुछ बेनिफिट उसका आपको खास नहीं मिलेगा। नाउ इसके बाद मैं आपको बताने वाली थी कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में या फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग ले लो, ब्रेक इवन एनालिसिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम तो एक तो क्वेश्चन उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया था कि एट विच यूनिट दिस पर्टिकुलर फर्म विल अटेन ब्रेक इवन, तो उसमें आपको यूनिट्स फाइंड आउट करनी थी। तो एक छोटा सा मैथमेटिकल इक्वेशन आप बनाते तो वो हो जाता। एक क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया था कि मतलब उन्होंने कुछ पूछा था, मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद, पर उन्होंने कुछ पूछा था फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन का पूछा था या फिर किसका पूछा था, पर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा था। तो इसमें भी ना काफी सारे फॉर्मुलेज हैं, तो आप वो लर्न कर लेना फॉर्मुलेज, क्योंकि डायरेक्ट भी फॉर्मुलेज आ जाते हैं। क्योंकि पिछली बार तो एक ही फॉर्मूला पूछा, हो सकता है इस बार कुछ आपसे और भी डिफरेंट पूछ लें। अपार्ट फ्रॉम दिस आपका जब हम पढ़ते हैं मनी के बारे में, डिमांड फॉर मनी, तो ये क्वेश्चन भी आ रखा है। तो अकॉर्डिंग टू कीन्स कोई भी इंसान जब पैसे डिमांड करता है तो वो सिर्फ 3 रीजंस की वजह से पैसे को डिमांड कर सकता है। जो फर्स्ट मोटिव होता है उसके पास, वो होता है ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव क्या होता है कि जो आपके डे टू डे खर्चे हैं, पैसे आपको किसी को देने हैं और कहीं पे बिल पेमेंट करनी है, ये है आपके पास ट्रांजैक्शन मोटिव, कि आपको अपनी पेमेंट्स करनी है, एक्सपेंसेस आपको पे करने हैं, उसके लिए आप पैसा यूज कर सकते हो। आफ्टर दैट यू हैव प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे ये वाला इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, मुझे अपने बिजनेस के लिए फायर इंश्योरेंस लेना चाहिए। एक जो गरीब इंसान है वो कभी इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचता, उसको लगता है कि मेरे डे टू डे खर्चे ही पूरे हो जाए वही बहुत है। पर जब आप जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती रहेगी, वैसे ही आपके जो ट्रांजैक्शन है वो भी इंक्रीज होंगे, और जो आपके प्रिकॉशनरी जो मोटिव्स हैं वो भी बढ़ने लग जाएंगे। मतलब आप इधर उधर से हेल्थ इंश्योरेंस लोगे या फिर कुछ भी ऐसी चीजें करोगे जो कि एक तरीके से ना आप प्रिकॉशन ले रहे हो कि कभी आपको कुछ हो जाए अनहोनी, तो उस वक्त आपके पास पैसों की कमी ना रहे। लास्ट वन इज योर इन्वेस्टमेंट स्पेक्यूलेटिव मोटिव। स्पेक्यूलेटिव मोटिव क्या है कि आप अपना जो पैसा है आप उसको इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, आप उसको बैंक में रखना चाह रहे हो, या फिर आप उसको अपने हाथ में रखना चाह रहे हो। मतलब यू वांट टू होल्ड इट और यू वांट टू डिपॉजिट दैट पर्टिकुलर अमाउंट इन बैंक। तो जो पहले दो है ना, वो डिपेंड करते हैं, उनका पॉजिटिव रिलेशनशिप है आपके इनकम के साथ। तो जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी, आपके खर्चे इंक्रीज हो जाएंगे ट्रांजैक्शन मोटिव पे और प्रिकॉशनरी मोटिव पे। पर जब हम थर्ड वाले की बात करते हैं, स्पेक्यूलेटिव की, तो वहां पे इंटरेस्ट रेट बताएगा कि आपको पैसे मतलब अपने हाथ में रखने हैं या फिर आप उसको बैंक में डिपॉजिट करने वाले हो या फिर उसको इन्वेस्ट करने वाले हो। तो नाउ इसके अलावा भी जो चीजें हैं वो आ जाता है आपके पास, यस, 4 कॉन्सेप्ट्स ऑफ मनी सप्लाई। ये आपने पढ़ा था M1, M2, M3, M4। तो M1 क्या होता है आपके पास, C प्लस DD प्लस OD। C मतलब करेंसी विथ बैंक, DD मतलब डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स। C मतलब था करेंसी विथ पब्लिक, DD मतलब डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक, और एंड OD मतलब अदर डिपॉजिट्स ऑफ द RBI। देन यू हैव मनी सप्लाई 2, M2। तो उसको हम क्या कहते हैं, M2 में आपका M1 है प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। देन यू हैव M3 जिसको आप ब्रॉड मनी भी कहते हो, और ब्रॉड मनी आपका ये आया था 1977 से, ये जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज हो रही है RBI में। इसको हम एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज भी कहते हैं। इसमें आ जाता है आपके पास M2 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक।
लास्ट वन इज योर M4. M4 क्या होता है आपके पास? M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन. तो आपके पास कुछ एक और टर्म होता है हाई पावर्ड मनी, जिसको हम रिजर्व मनी या फिर मॉनेटरी बेस मतलब कहते हैं. तो इसमें क्या होता है? H इज इक्वल टू C प्लस आर. H क्या है आपके पास? हाई पावर्ड मनी. C है आपके पास करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक. और R है आपके पास कैश रिजर्व्स ऑफ करेंसी विद द बैंक. नाउ ये वाला जो पार्ट था आपका ये हो चुका है. एंड आई गेस इतना ही था आज के लिए. तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली हो. एंड थोड़ा सा और लास्ट का कर लेते हैं, मुझे कुछ और भी दिख गया है. एक क्वेश्चन था स्टैगफ्लेशन. स्टैगफ्लेशन क्या होता है आपके पास? जब अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है, साथ में जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो भी काफी हाई होता है, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं इन स्टैगफ्लेशन रिसेशन. तो यहाँ पे क्या होता है? हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. उसके बाद आता है हमारे पास फ्लिप्स कर्व. तो फ्लिप्स कर्व क्या होता है? ये एक ट्रेड ऑफ दिखाता है बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड मनी वेजेस. इट रिलेट्स परसेंटेज चेंज इन मनी वेजेस ऑन द वर्टिकल एक्सिस एंड परसेंटेज चेंज ऑफ लेबर फोर्स ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. तो फ्लिप्स एनालिसिस ने क्या बताया था कि जैसे ही आपका अनएम्प्लॉयमेंट कैन ऑलवेज बी reduced by having more inflation and that the inflation rate can also be reduced by having more unemployment. तो मतलब अगर आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आप अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हो और अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा के आप अपने इन्फ्लेशन को कम कर सकते हो. फ्लिप कर्व्स आ चुका है आई गेस 1-2 बार, तो इस वजह से ये वाला जो पार्ट है ये हमारी 12th की बुक में नहीं है. तो या तो आप इसको गूगल कर लेना या फिर अगर आपके पास बुक है कोई आपकी इको की ग्रेजुएशन टाइम की तो आई गेस उसमें मिल जाना चाहिए आपको. ओके, सो यस, नाउ आई कैन से कि आज का हो गया. तो आई होप कि कुछ हेल्प मिलेगी आपको इस वीडियो से. एंड कीप प्रिपेयरिंग. थैंक यू.